नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी से डॉक्टर एन रामन नायर के उपन्यास सागर की गलियां के संदर्भ में बातचीत करना चाहता हूं। यह उपन्यास राजपालन सन से 1987 में प्रकाशित हुआ था और इसमें समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआ समुदाय को आधार बना करके इस कथा को एन रमन नायर ने 12 भागों में विभक्त किया है और इसका प्रत्येक भाग माह विशेष का परिचायक है। कहने का आशय यह है कि इस उपन्यास में मछुआरों के 12 महीने की कथा वर्णित है और यह उपन्यास अपनी भाषाई दृष्टि से काफ़ी सफल माना जाएगा। जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है और जो मुझे महसूस होता है कि इसमें मछुआरा संस्कृति का रीति रिवाज, खान पान, उनके जीविकोपार्जन के साधन, उनके बीच में चलने वाली राजनीति, उनके प्रगति और विकास की कथा और समय समय पर होने वाले उसमें परिवर्तन को लेखक ने विस्तार से वर्णित किया है। इसके साथ ही इसमें मछुआ समुदाय के स्याह पक्ष को भी लेखक ने आधार बनाया है और कहने का आशय इतना है कि मछुआ समुदाय में जो स्याह पक्ष है और जो सकारात्मक पक्ष है, दोनों को इस उपन्यास में आधार बनाया गया है और यह उपन्यास भाषा और शिल्प की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एन रामन नायर जी पात्रों के माध्यम से कथा को बहुत ही सुसंगठित तरीके से विस्तार देते हैं और पूरे के पूरे उपन्यास में कहीं भी आपको कथा में बिखराव देखने के लिए नहीं मिलेगा। पात्रों का यथास्थान परिचय दिया गया है और उपन्यास को पढ़ने के बाद पाठक सहज ही जो लेखक का उत्साह है उसको समझने में सफल महसूस करता है। सागर की गलियां बात करें तो बेलुतम्मा इसकी नायिका है। करुप्पन जो बेलुतम्मा का पति है वह उसको इसमें नायक के रूप में चित्रित किया गया है। इसके साथ ही चातु इस उपन्यास का खल पात्र है और चातु की सहयोगिनी लक्ष्मी जो स्त्री जीवन की चुनौतियां हैं उससे जूझते हुए अपने को चातु जो खल पात्र को समर्पित करती है और इसके बाद छोटे छोटे पात्रों को आधार बनाकर इस उपन्यास को बुना गया है। उपन्यास में प्रत्येक वर्ग के पात्रों का चुनाव आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें पुलिस अधिकारी हैं, राजनेता हैं, मछुआरों के बीच जो छोटे छोटे मछुआरों के बीच में जो छोटे छोटे काम करने वाले, अपनी आजीविका चलाने वाले लोग हैं, उनकी जीवन शैली आपको उपन्यास में देखने के लिए मिलेगी। अगर हम प्रथम भाग की बात करें उपन्यास के, तो इसमें बेलुतम्मा और करुप्पन के माध्यम से उपन्यास
की कथा प्रारंभ होती है। दोनों ही नवविवाहित हैं और उनकी आंखों में भविष्य के सपने दिखाई देते हैं और उनके हृदय में भावनाओं का पूरा उच्छ्वास आपको देखने के लिए मिलेगा। करुप्पन ने दहेज रहित विवाह किया है और उसके माध्यम से समुद्र के किनारे बसने वाली संस्कृति और रोजमर्रा के जीवन शैली का चित्रण आपको इस उपन्यास में देखने के लिए मिलेगा। वह उपन्यास के प्रारंभ में मछली पकड़ने के लिए जाता है और 5 दिनों के उपरांत मगरमच्छी पकड़ के ले आता है और जो उसके शौर्य और वीरता की निशानी बनती है। उसे दिखाने में उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं और उन पैसों को वह मछुआ समुदाय के बीच वितरित कर देता है। इसी दौरान पुलिस वालों को सूचना मिलती है और पुलिस वाले मछुआरों की बस्ती में आकर के उनसे जबरन पैसे उगाही करने का प्रयास करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की धमकियां देते हैं। दूसरे भाग में पुलिस वालों का आगमन होता है और 10 सिपाहियों के साथ दरोगा जो मगरमच्छी है उसको अपने कब्जे में लेता है और उसकी प्रदर्शनी लगाता है और उससे उसे ढेर सारा पैसा मिलता है। इसी दौरान पूर्वदित शैली में जो करुप्पन के पिता हैं उनके माध्यम से पूर्व में पुलिस के द्वारा किए गए मछुआरों पर अत्याचार का जिक्र भी आपको इस अध्याय में देखने के लिए मिलेगा। इसी भाग में करुप्पन और बेलतम्मा के प्रेम सौंदर्य का चित्रण है और पुलिस वालों का जनता के प्रति किस तरीके का रवैया है या कलेक्टर और पुलिस सुप्रिटेंडेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं और देश की जो राजनीति है उसका चित्रण भी आपको दूसरे भाग में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा। कहने का आशय इतना है इस भाग में कि पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के सरकारी योजनाओं और जनता के पैसों का कैसे दुरुपयोग करते हैं और जनता के लिए दी जाने वाली योजनाओं का किस तरीके से वे गलत उपयोग करते हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पाती, इसका भी जिक्र आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो उपन्यास का दूसरा भाग है। तीसरे भाग में करुप्पन पुनः अपने 10 साथियों के साथ मछली पकड़ने के लिए जाता है और 3 दिन तक वह वापस नहीं लौटता। तो तुरंत जो समुद्र के किनारे बसने वाले लोग हैं, जो कथानायक के गांव के लोग हैं, वह आशंकित होते हैं क्योंकि माघ का महीना होता है और यह असमय बरसात की वजह से लोग आशंकित होते हैं कि कहीं करुप्पन के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है और करुप्पन को खोजने के लिए पुनः 9 मछुए नाव में बैठकर जाते हैं और अलग तरह तरह की आशंकाओं के बीच करुप्पन और उसके अन्य साथी भारी मात्रा में मछली पकड़ करके किनारे ले आते हैं और पूरा का पूरा जो तुर्क समुदाय है वह दिन भर मछली बेचता है और उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। इसी भाग में यह भी चित्रित किया गया है कि तुरुत में 200 चाला हैं, मतलब 200 झोपड़े हैं और जिसमें लगभग 1200 लोग रहते हैं। इन 1200 लोगों में पुरुषों की संख्या 500 है और 100 बच्चे हैं, बाकी महिलाएं हैं।
उपन्यास के तीसरे भाग में ही स्त्री की सहज आशंकाओं का चित्रण किया गया है और यह बताने का प्रयास किया है एन रामन नायर जी ने कि मछुआरों का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण है। सुबह जब वह मत्स्य बंधन के लिए जाते हैं तो समुद्र के किनारे इंतजार करने वाले उनके परिवारी जन में उनके परिवार कितने आशंकित होते हैं। लहरों से खेलना इनके जीवन का खेल है और वहीं से मछली पकड़ ये अपनी आजीविका चलाते हैं। इनकी चुनौतियों का भान हमको करुप्पन के एक कथन से लगता है, जब करुप्पन बिलतम्मा से कहता है कि गांव वाले जो चाहें कहें, बदबू में भी सुगंध पैदा करते हैं। हम वीर हैं, समुद्र की लहरों से संघर्ष करते हैं, लहरों की माला से घबराते नहीं। गहराई से हमें प्यार है, विराट ही हमारा रूप है, चिंता मत कर तू सागर की रानी है, करुप्पन का कलेजा है। कहने का आशय इतना है कि तीसरे अध्याय में जो तुर्क समुदाय है, जो मछुआरों का समुदाय है, उसके जीवन के आसपास की जो आशंकाएं हैं उसका चित्र आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही जो चतुर्थ भाग है उसमें फागुन के प्रारंभ से ही चतुर्थ भाग की कथा का प्रारंभ होता है। इसमें मछुआरों के जीवन में जो कुरीतियां हैं उनका चित्रण लेखक ने किया है। मछुआरों के जीवन में छुआछूत है, जातिवाद जैसी समस्याएं व्याप्त हैं जो कमोबेश हर भारतीय समुदाय में देखी जा सकती हैं। इसके साथ ही उन्हें व्यास की परंपरा से जोड़ते हुए बताया गया है कि समाज उन्हें चाहे जितना नीच समझे, लेकिन वह व्यास की परंपरा से आते हैं और एक ऋषि के समान पवित्र हैं। उनका समुद्र की लहरों से निरंतर संघर्ष चलता है और लहरों की ही भांति उनका चरित्र भी अनवरत प्रयत्न के द्वारा विजय पाने की लालसा रखता है। इस भाग में बिलतम्मा और करुप्पन के वैवाहिक जीवन के पश्चात अपना नया घर बनाने की जद्दोजहद दिखाई देती है, जिसे लेकर उसके पिता माता एक तरफ प्रसन्न होते हैं लेकिन दूसरी तरफ आशंकित भी होते हैं, क्योंकि करुप्पन विवाह के पश्चात बिलतम्मा के साथ रहता है उसके घर पर और बिलतम्मा 8 भाइयों के बीच अकेली पुत्री है और करुप्पन के साथ ही उसके भाई मछली पकड़ने जाते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि करुप्पन के उस घर में आने के बाद उस गांव में और उस घर में एक नई दिशा में आगे बढ़ने का शुभ संकेत मिलता है। और इसमें लेखक ने पूर्वदीप शैली में बिलतम्मा और करुप्पन के विवाह के समय घटी घटनाओं का चित्र खींचा है, जिसमें बिलतम्मा के पिता बेलन से अनेक वार्तालाप हैं और बेलन के 8 पुत्र के पश्चात बिलतम्मा का जन्म होता है और बेलन का पूरा परिवार श्याम वर्णी है, काला है, लेकिन बिलतम्मा गोरी है, जिसको लेकर के गांव में अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। उससे बेलन के जीवन में
संघर्ष पैदा होता है। लेखक ने इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि वैज्ञानिक प्रगति और नई तकनीकों के द्वारा आज मनुष्य प्रकृति पर विजय पाने की लालसा रखता है और मछुआरे आज भी पुरानी पद्धतियों के माध्यम से मछली पकड़ने जाते हैं, जिससे उनके जीवन पर हमेशा मौत का खतरा मंडराता रहता है। जबकि अब वह समय आ चुका है, ऐसे जैकेट आ चुके हैं जिनको पहन करके मछुआरे घंटों घंटों तक पानी पर तैर सकते हैं और नए तकनीकों का प्रयोग करके, नई प्रविधियों का प्रयोग करके मछुआरों को जीवन को सहज बनाया जा सकता है। ये जिक्र बेलूतम्मा और उसकी सास बेलन की पत्नी के वार्तालाप के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा। बेलन की पत्नी कालियम्मा है और कालियम्मा और बेलूतम्मा के वार्तालाप के दौरान ये चीज़ें पता लगती हैं कि तकनीक कितनी विकसित हो चुकी है और मछुआरे अगर पढ़ लिख जाएं, समझदार हो जाएं, तो उनका जीवन कितना सहजता से आगे बढ़ सकता है। 5वें भाग में वल्ली और बेलू नए पात्र आते हैं जो चातु के माता पिता हैं। चातु इस उपन्यास का खल पात्र कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो कथानायक करूपन है उसके समानांतर चातु चलता है। जहाँ करूपन आदर्श की स्थापना की बात करता है, वहीं चातु जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। उसके लिए उसे चाहे जो रास्ते चुनने पड़े वो उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार होता है। वल्ली और बेलू के पुत्र है चातु, और चातु आप ये कह सकते नकारा है जो इधर उधर घूमता फिरता रहता है और बार बार अपने पिता बेलू से मांग करता है कि हमें कुछ पैसे दो जिससे मैं खाड़ी के देशों में जा कर के वहाँ पे नौकरी कर सकूं। और बेलू मोहम्मद नाम का एक पात्र आता है, उससे 15,000 रुपये उधार लेकर के चातु को देता है और चातु नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है और अरब देश में किसी व्यापारी के संपर्क में आता है और उसका ढेर सारा सोना और पैसा चोरी करके चातु वापस अपने घर लौटता है। लेकिन उसके वापस घर लौटने से पहले जो घटना घटती है, मोहम्मद बार बार बेलू से अपने पैसे की मांग करता है और बेलू एक सम्मान रखने वाला व्यक्ति है, गांव में उसकी इज्जत है, उसे यह अच्छा नहीं लगता, तो वह अपना जाल और मछली पकड़ने के जो सामान है वह करूपन को बेच करके उससे 20,000 रुपये लेता है और मोहम्मद को वो पैसे चुका करके उससे छुटकारा पाना चाहता है। और मोहम्मद को पैसे देना और एक तरफ होता है, उसी के साथ ही चातु अरब से बहुत सारा पैसा ले करके वापस आता है अपने घर। और इसी दौरान चातु का मोहम्मद से आमना सामना होता है, झड़प होती है, लेकिन बेलू बीच में आकर के बचाव करता है। चातु के आने के बाद एक पात्र निकल करके आती है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का परिचय जो लेखक ने दिया है वह है कि अचानक हैजा के कारण लक्ष्मी के दोनों भाई और पिता चल बसे। मातृहीन लक्ष्मी पर सभी की ईर्ष्या थी, इसलिए ईर्ष्या विरोध में परिणत हो गई। उसने स्वयं विवाह का प्रबंध कराया, पिता भाई का बचाया 20,000 उसी में गया। लड़का हिंजड़ा निकला
तो उसका सारा स्वप्न मिट्टी में मिल गया। तुरुत निवासी उसके खिलाफ थे, उसके विरोध में कई अफवाहें उड़ाई गई। केवल चातु ही उसके अनुकूल था, लेकिन वह शुद्ध प्रकृति का सच्चे पिता के शिक्षण निरीक्षण में पाला पोसा पुत्र था, इसलिए उसमें वह क्षमता नहीं थी कि वह बिरादरी के विरुद्ध आवाज़ उठाए। जब तक वह गल्फ चला गया तब उसका पति वहीं था, उसके अंतर्द्वंद्वों से वह अपरिचित था। यहाँ पर आप देखेंगे तो जहाँ लक्ष्मी की पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, वहीं चातु के पिता के बारे में भी आपको पता लगेगा कि वे संस्कारी थे और पूरे अपने जो उनका समाज है उसको साथ लेकर के चलना चाहते थे और उनकी अपनी बहुत इज्जत थी। लेकिन एक लड़की का अकेले रहना कितना मुश्किल है, और लक्ष्मी का पति की मौत हो जाती है और अकेले उसके साथ समाज में बहुत कुछ गलत व्यवहार होता है, जिससे वह जो समाज है उससे बहुत खिन्न नजर आती है पूरे के पूरे उपन्यास में। और यही कारण है कि वह चातु का सहारा पाते ही उसके सम्मुख अपने को समर्पित कर देती है, और चातु ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की लालसा में लक्ष्मी को जिस तरीके से चाहता है वैसे ही उपयोग करता है। यहाँ पे वेलु और वल्ली का जो पुत्र चातु है, इसमें चातु की बहन मीना और सरसू का भी जिक्र आया हुआ है, जिनका उपयोग करते हुए चातु जल्द से जल्द अपने संबंध बड़े बड़े लोगों से बनाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, जिसमें सरसू उसका सहयोग देती है। लेकिन कहीं कहीं ना कहीं मीना का प्रतिरोध इसमें दिखाई देता है। छठे भाग में चातु द्वारा गलत रास्ते पर के माध्यम से ज़्यादा पैसा कमाए जाने का जिक्र किया गया है। वह अपने माता पिता की का अनदेखा करते हुए लक्ष्मी के साथ रहना शुरू कर देता है, जिसे समाज ने बहिष्कृत कर रखा है। जैसा कि मैंने बताया कि लक्ष्मी को समाज ने बहिष्कृत कर रखा है और उसे समाज का कलंक मानते हैं, जो मछुआ समुदाय है, जो तुर्तवासी हैं। तो इसी भाग में जो छठा भाग है, इसमें चौमासे में जो